नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी फॉर बिहार दरोगा मेंस एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 नवंबर को आप सभी का बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम है, तो काफ़ी कम दिन बचा हुआ है और आप लोग का सिलेबस आप लोग डिटेल में जानते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो कम समय बचा हुआ है इन दिनों में हम सारे चीज़ को कैसे कवर कर ले, कैसे रिवीजन कर ले ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूट ना जाए। इस प्रकार हम इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है। अगर आप मार्क्स से भटक जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपको जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है आपको सबसे ज़्यादा? मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए हिस्ट्री का आपको मॉडर्न जो सेक्शन है ये आपको मॉडर्न पोर्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि अभी ये समय बचा हुआ है आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक समय निकालें और उसको अच्छे से रिविज़न कर लें। और जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में भी 12 से 13 सवाल आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है या फिर पिछले बार कितना गया था, इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पॉलिटी से कितने सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए 12 से 13 सवाल आपको पॉलिटी से देखने को मिलेगा। तो जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आपका पूछ रहा है पॉलिटी में। तो उसी प्रकार से उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवीजन कर जाइए, क्योंकि पॉलिटी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट है। अगला हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में भी आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना है? जैसे कि आपको पता है कि साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा आपको बायो सेक्शन पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल साइंस आपको लगभग 15 से 16 सवाल देखने को मिलेगा। इसमें से सबसे ज़्यादा बायो से लगभग 8 सवाल आपको, जो 50% है साइंस का, वो आपको बायो से अकेला आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बायो पे फोकस करें, उसके बाद आप फिजिक्स पे और फिर लास्ट में केमिस्ट्री पे। तो यदि आप साइंस का बुक उठाते हैं तो सबसे पहले बायो को कंप्लीट करें, उसके बाद फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को। तो इस प्रकार अपने साइंस को रिवाइज कर ले। ठीक है, और कैसे करना है ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी से आपको इसमें भी 15 से 16 सवाल पूछेगा, तो काफ़ी कम दिन बचा हुआ है। तो देखिए ज्योग्राफी में क्या करना है आपको कि केवल इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी में देखिए है क्या, भारत का ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम सवाल आपको हो सकता है देखने को मिले, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आएगा, इसलिए आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ ले। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे में क्या क्या हो जाएगा, नदियाँ, पर्वत, पठार, जो जनजाति हो गई, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके साथ ही साथ बिहार से जितने भी रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी देख लें। जैसे कि बिहार में गंगा नदी है, वो कितने झीलों से होकर के बहती है। बिहार का जो मैप है उसके बारे में जान लीजिए कि उत्तर से किसके साथ बाउंड्री बनाता है, दक्षिण में किसके साथ बाउंड्री बनाता है। इस प्रकार से बिहार के ज्योग्राफी को भी देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप ज्योग्राफी को अच्छे से देख लें। अब हम बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग इन दोनों को मिला करके लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पिछले टाइम में पिछले टाइम जो था आपका एग्ज़ाम, जो इसके पहले हो चुका है मेंस एग्ज़ाम, उसमें आपका 21 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि मैथ से आपको 7 सवाल था और रीजनिंग से आपको 14 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इस प्रकार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 20 से 21 क्वेश्चन इस बार भी मैथ और रीजनिंग से देखने को मिले। तो करना क्या है आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कि मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, मैंने इसके लिए वीडियो बना लिया, आप देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैथ में जैसे कि आपको जो चैप्टर है उनके सारे फॉर्मूलाज को देख लीजिए। मैथ में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैथ में बहुत ही कम चुनिंदे जो चैप्टर्स हैं में, मतलब कि देखिए एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़ के जाना है, आपको अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ना है। तो अरिथमेटिक मैथ्स में भी जितने भी, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, HCF LCM हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें जितने भी फार्मूलाज लागू होते हैं उन सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर जाइए और ध्यान से देख लीजिए कि, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सेट में या फिर कहीं भी, उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है।
पिछले साल का पेपर देखिए, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग सेम वही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको डिजिट में अंतर होगा बस। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? इस प्रकार आप मैथ का प्रैक्टिस कर ले तो आपका जो मैथ सेक्शन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि रीजनिंग का भी आप पीछे प्रीवियस ईयर का सेट देख लीजिए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम देंगे उनका सारा सही होगा। तो यदि अगर आप 2 क्वेश्चन भी रीजनिंग में गलत कर देंगे तो आप रेस में पीछे चल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग आपको सारा क्वेश्चन सही करना है। अगर 14 से 15 सवाल रीजनिंग से पूछ दिया तो आपको सारा सवाल सही करके ही आना होगा, तब जा करके आप रेस में बने रहेंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी भूल चूक करते हैं तो आप फिर क्या हो जाएंगे, रेस से पीछे हो जाएंगे। इसलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है और रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें आपको दिक्कत है अभी, उन सारे चैप्टर्स को देख लीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो अगर अधिक लोगों का डिमांड आएगा तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझा दूंगा जो कि एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप मैथ और रीजनिंग को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं आगे हमको क्या करना है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए अब आप क्या करिए कि डोंट फोकस टू मच ऑन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। यानी कि करना क्या है, देखिए बहुत लोग हैं कि अब ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का। अब देखिए, आपने जितना पहले मॉक दे चुका है, जितना प्रैक्टिस सेट दे चुका है, अब उन सारे प्रैक्टिस सेट को उठाइए और उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका अगर मार्क्स किसी में गलती से कम आ जाए तो आप वहाँ पर क्या हो जाइएगा, डीमोटिवेट हो जाइएगा, आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, ये तो आपको एग्ज़ाम का पेपर मिलने के बाद पता चलेगा कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मॉक टेस्ट में तो ज़रूरी थोड़ी है कि वही सेम सवाल आपका मतलब कि आएगा एग्ज़ाम में ही। मॉक टेस्ट का मार्क्स ये आपका बस बता सकता है कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, बट ये आपको डिसाइड नहीं करेगा कि आपका जॉब होगा या नहीं होगा, आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करें और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, मॉक टेस्ट पे नहीं ध्यान देना है। और दूसरा बात है कि डोंट फोकस ऑन मार्क्स, यानी कि देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मार्क्स पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, अभी से ही ये सोच के चलेंगे कि मुझे 160 प्लस लाना है और ज़्यादा सोचेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको मेंटली प्रेशर होगा और आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा कूल डाउन रहें और नॉर्मली अपना तैयारी करते रहें, रिवाइज करते रहें। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप चुपचाप मार्क्स पर ज़्यादा फोकस ना करके अपना रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवीजन हमको कैसे करना है और क्या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, रिवीजन फ्रॉम नोट्स सबसे पहला है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो बताया था कि आप लोग सेट किस प्रकार दे और उसका एनालिसिस किस प्रकार करना है। तो उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि रिवीजन बनाना है, रिवीजन करना है, आपको नोट्स मतलब बनाना होगा। तो जितने भी अगर आपने सेट दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, तो उसका एक सेपरेट नोट्स मैंने आपको बनाने को बोला था। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो क्या करना है कि आपको डायरेक्ट आपको बुक से ही सेट मतलब प्रैक्टिस जो आपने दिया है उससे ही उठा करके आपको रिवाइज करना है। और या फिर अगर आपके पास कोई नोट्स है, अगर आपने कभी कोई नोट्स बनाया है किसी सर का, किसी टीचर का, तो आप उसको अब रिवीजन करिए। ये कोशिश नहीं करना है कि कोई नया बुक उठा ले और ज्ञान इकट्ठा कर ले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिन्होंने 6 महीना और 8 महीना में कुछ नहीं किया, तो अगर आप चाहेंगे कि 7 दिन 8 दिन में अगर हम पूरा मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराने चीज़ों को रिवाइज़ करिए, नया चीज़ इकट्ठा करने की कोशिश ना करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवीजन फ्रॉम बुक्स। देखिए दोस्तों, जो बुक आप पहले से रिवाइज करते आ रहे हैं, मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कि लूसेंट का बुक, बहुत लोग लूसेंट बुक फॉलो करते हैं, या फिर उनके अलावा स्पीडी हुआ, बहुत सारे बुक जो आते हैं, जो लोग जो बुक को फॉलो करते हैं, अब उसी बुक को वो दोबारा उठाएं और सारे चैप्टर्स को एक एक बार जल्दी से पढ़ जाए। जैसे मैंने बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वैसे क्रम में पढ़ते जाए। अननेसेसरी चीज़ को नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको रिवीजन करना है अगर बुक से, तो वही बुक फॉलो करिए जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, उसी बुक को उठाइए और उसी बुक को आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट। यदि आपने प्रैक्टिस सेट से नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, आपको एक जगह मिल जाएगा। यदि नहीं बनाया है तो प्रैक्टिस सेट वाला जो बुक है उसे उठाइए और उसका एक एक बार देखते जाइए। मुझे उम्मीद है कि देखिए, यदि आपने 20 सेट दिया है किसी बुक से, तो कन्फर्म है कि आपको किसी ना किसी सेट में आप भूल गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दिया और एक ही बार में याद हो गया।
जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप भूल गए होंगे कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसलिए दोबारा उस प्रैक्टिस सेट का जो बुक है उसे उठाइए और उसका शुरू से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना, वरना सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन कर लीजिए बुक जो भी आपने दिया है, प्रैक्टिस सेट जिस बुक से दिया उसको। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन रिवीजन के बारे में। अब आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन रिवीजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रिवीजन का मतलब हुआ जैसे कि आपने किसी सर को फॉलो किया होगा, किसी टीचर को फॉलो किया होगा यूट्यूब पे, या फिर कोई भी अगर आपने कोई कोर्स खरीदा हुआ तो आप ऑनलाइन उन सारे वीडियोस को देख जाइए। जैसे कि हिंदी के लिए क्या करना है कि आपको मेरे वीडियोस को देख जाना है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो अच्छी बात है, आपका लगभग तैयारी हिंदी का हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से कि आप अच्छा मार्क्स ला सकें। आप 100 में, मेरे ख्याल से 100 में आप, मुझे उम्मीद है कि आप 80 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं यदि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन वही देखने को मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिए, डेली एक वीडियो मैं हिंदी का डालता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार अगर आप किसी हिस्ट्री या फिर किसी ज्योग्राफी का किसी सर को फॉलो करते हैं या कोई जीके को फॉलो करते हैं तो वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने ऑनलाइन रिवीजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको बताया कि रिवीजन करना है, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना है, ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं करना है, ज़्यादा मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे इतना लाना है इतना लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर ही ध्यान दें। ऐसा सब्जेक्ट न पढ़ें, ऐसा टॉपिक को न पढ़ें जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर यदि आप कोई चैप्टर होता है जो कि लोग पढ़ लेते हैं बट वैसा क्वेश्चन उसमें से आता नहीं है, तो वैसा पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ें। तो मैं बस आप लोगों के लिए यही बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मैथ प्लस रीजनिंग दोनों का एक सेपरेट वीडियो चाहिए, मतलब कि दोनों का कोई एक वीडियो चाहिए जिसमें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को डिफाइन कर दूँ, समझा दूँ अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि ज़्यादा लोगों का डिमांड होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मेरे हिंदी के वीडियोज़ को देखने के लिए आप देख सकते हैं, चैनल पर सारा वीडियोज़ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना, तो ज़रूर दोस्तों करें, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।